इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, बात करते हैं बकरी पालन के फायदे पर। हम में से बहुत लोग खेती के साथ साथ कई पूरक व्यवसाय करते हैं ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, जैसे पशुपालन है, डेयरी व्यवसाय है, फूलों की खेती है, ऐसे बहुत सारे पूरक व्यवसाय हैं। अब इसमें भी बकरी पालन से कई लाभ हैं और आज बकरी पालन बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। पहले ये बात थी किसान भाइयों कि बकरी पालन ग्रामीण इलाके तक ही सीमित था, लेकिन अब ये शहरी इलाकों में भी फैल गया है और इसकी खास वजह ये है कि इसमें लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। पर भाई, लाभ कमाने के लिए छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो 10 बकरी एक बकरे से आप इसको शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप संख्या बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये विचार करना होगा किसान भाइयों कि आप दूध के लिए बकरी पालन कर रहे हैं या मांस के लिए बकरी पालन कर रहे हैं। ये जब आपका तय हो जाए, फिर उसके अनुसार आपको बकरी की नस्ल का चयन करना होगा। यदि दूध के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो अल्पाइन, सोनेल ऐसी जो बकरियां हैं उनको ले। मांस के लिए कर रहे हैं तो बीटल है, सोमाली है, नेपोलिटान है, ऐसी बकरियां आपको पालना होगा। 50 बकरियां 2 बकरे को मिलाकर 1 यूनिट बनता है। तो यदि आप 1 यूनिट बकरी पालन के लिए फार्म हाउस खोलना चाहते हैं तो 1 वर्ष में लगभग 8 लाख का खर्च आता है। यदि आप जंगल चराने भेज रहे हैं तो खर्च में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। वैसे बकरियों के आहार के लिए ज्यादा खर्च नहीं आता है और ना आपको ज्यादा परेशान होना पड़ता है, क्योंकि बकरी ऐसी है कि जो छोटे मोटे पौधों की पत्तियां खाकर भी अपना गुजारा कर लेती है और उसको संपूर्ण आहार भी मिल जाता है। किसान भाइयों, बकरी पालन एक ऐसा लाभदायक व्यवसाय है जिससे कम निवेश में और कम जगह में आपको फायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाभ कमाने के लिए बकरियों के पोषण पर, स्वास्थ्य पर, प्रजनन पर हमें बहुत ध्यान देना होता है। आप जो भी बकरा रख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये तय कर लें कि वो बिल्कुल शुद्ध नस्ल का होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। ये पहले जांच करवा लें कि उस बकरे को किसी अनुवांशिक रोग ना हो, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो दूसरी बकरियों को होगी। इसके बाद बात आती है उनके आवास की। तो बकरी के आवास का जो लंबाई वाला भाग है वो पूर्व और पश्चिम दिशा में हो, इसका ध्यान आपको रखना होगा। लंबाई वाली दीवार को 1 से 1.5 मीटर ऊंची बना लें और उसके बाद दोनों तरफ जाली लगा लें। बाड़े का जो फर्श है वो कच्चा रखें, रेतीला रखें और समय समय पर बुझे हुए चूने का छिड़काव करते रहें। अब मौसम जैसे परिवर्तित होता है तो जैसे हम अपने लिए इंतजाम करते हैं वैसे ही बकरियों के लिए करना होगा। यानी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इनके आवास की उचित व्यवस्था रखें। 80 से 100 बकरियां यदि आपके पास हो जाती हैं तो 20 बाई 6 का बाड़ा पर्याप्त है। यानी बाड़ा ऐसा होना चाहिए कि जहां एकदम झुंड जैसा बकरियों को ना लगे और उनको चलने फिरने में परेशानी हो, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। खुला और जालीदार हो। बकरी के भार के अनुसार यदि आप उसको सूखा आहार देते हैं तो ये देना आपको बहुत ज़रूरी भी है। और यदि साबुत अनाज नहीं दे सकते हैं तो 60 से
65% लगभग दाना जो है वो चोकर में मिलाकर के आपको देना होगा, और इसमें फिर आपको खली और मिनरल भी मिलाकर देना होगा। ये तो हुई उनके आहार की बात, आवास की बात। अब हमारी बहुत सारी सावधानी के बावजूद, हमारी देखरेख के बावजूद हो सकता है कि कोई बकरी अस्वस्थ हो जाए, तो उस जो बकरी है अस्वस्थ हो गई है उसे बिल्कुल अलग कर दें, और बेहतर ये होगा कि आप समय पर टीकाकरण करवा लें। और अंत पे जो जीवनाशक जो है वो 2 बार साल भर में जरूर उनको पिला दें, इसका आपको ध्यान रखना होगा। टीकाकरण और जो जीवनाशक हैं वो आपको जरूर बकरी को देना होगा। इस प्रकार यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो बकरी पालन से लाभ ले सकते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं नए गांव के कृषक श्री प्रयागराव नावंगे से की गई बातचीत। विषय है अनाज का भंडारण और खरीफ फसलों की तैयारी। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है नए गांव के उन्नत कृषक श्री प्रयागराव जी नावंगे। चलिए इनसे जानते हैं इनके खेती किसानी के अनुभव, और जो अभी हमारी रबी की फसल कट के तैयारी उसका भंडारण कैसे करें, साथ ही खरीफ फसलों में क्या क्या तैयारी करें। नावंगी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही करूंगी कि इस समय तो आपकी जो गेहूं की कटाई है वो लगभग पूरी हो चुकी होगी जी। तो अभी क्या कर रहे हैं आप खेत में? अभी हम गेहूं की कटाई होने के पश्चात हम गेहूं का भंडारण, पहले तो अपना अनाज को संभाल करके अपने घरों में सुरक्षित रखना, क्योंकि उसी से हमारी दिनचर्या और हमारा खाना गेहूं से ही होता है, इसलिए गेहूं को बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है हमको। तो नावंगी जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि बहुत सुरक्षित रखना पड़ता, तो क्या बाजार में बेचते भी हैं आपके यहाँ की उपज पर? जी हाँ। अच्छा, तो जी हाँ, हम गेहूं की फसल बेचते हैं। हाँ। और अभी हम ये क्या क्या उपाय अपना रहे हैं सुरक्षा के भंडारण के लिए? उसको पहला तो हम अच्छे तरह से सुखाते हैं, जिसमें नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम पहले थ्रेसर करने के पश्चात हम खिलान में कम से कम 10 से 12 दिन खिलान में रखते हैं, ताकि वो पूर्णतः सूख जाए। सूखने के पश्चात उसमें नमी नहीं रहती, इसलिए उसमें घुन लगने का चांस कम होता है। लेकिन नावंगी जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपकी बात से विरोध करूंगी कि हम कितना भी सुरक्षित गेहूं लेकर के आए, लेकिन जब हम घरों में लेकर के आते हैं जी, तो आप देखिए 3-4 सालों से ही ऐसा हो रहा है, उसमें घुन लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? घुन लगने का कारण है एक तो घरों में नमी। अगर आपकी घरों में दीवालों से नमी आती है, या तो फिर टाट के बोरों में रखी जाती है। जब होता है, अगर गेहूं को, अगर सूखा हुआ गेहूं है, अगर उसको सुरक्षित रखा जाए और घर में नमी न रहे, तो उसमें बिल्कुल भी घुन नहीं लगेगी, यो जैसे के वैसे सुरक्षित रहेगा। तो नावंगी जी, मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से जो हमारा कार्यक्रम, हमारी जो बहनें हैं वो सुन रही हैं, हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे भंडारण करें वो सुन रहे हैं, तो आप बताइए कि कैसे भंडारण करें। इसको सबसे पहले तो पूर्णतः अच्छे से सुखा लिया जाए। सुखाने के पश्चात उसको ऐसे सुरक्षित पैक करके रखा जाए, जैसे जूट की बोरी में न रख के उसमें प्लास्टिक की बोरियों में रखा जाए, और नहीं तो फिर कोठियों में रखा जाए। और मेरा तो मानना यह है कि सल्फास वेल्फास न रखे जाए कोठी में। सल्फास रखने से उसमें तरह तरह की गैस होती है, तो खाने के साथ में अपने गेहूं में कहीं से न कहीं से वो अपने शरीर में केमिकल जाता है, तो उसमें भी तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो मेरा कहना है कि इसको एकदम से सूखा के रखा जाए, सूखी जगह में ही रखा जाए। और जिनको वातावरण में जो ठंडा वातावरण होता है, तो उससे बचाया जाए। अच्छा, तो जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारी जो दादी नानी थी वो ये करती थी कि जब गेहूं का भंडारण किया जाता था, और हमारे जो किसान भाई है वो भी थोड़ा ऊंचे पे करते थे। पहले क्या होता था, कुछ घरों में आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, पहले क्या होता था, मट्टी के मंडूले बनाए जाते थे। वो उसको बखारी बोलते थे। बखारी बोलते थे, और उसके अंदर मट्टी के अंदर ऊंचाई पे ले करके उसको पूर्णतः उसको बंद कर दिया जाता, पैक कर दिया। पैक करने के बाद उसमें हवा भी नहीं लगती थी, और हवा भी नहीं लगती थी, उसके साथ मिट्टी के अंदर वो गेहूं 6 महीने के बाद भी वो खोलते थे, तो जैसे के वैसे सुरक्षित निकलता था। ये तो उसकी विशेषता है कि नमी रखते हैं कि भले हम अभी आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन यदि जो पुराने उपाय ऐसे हमारे कारगर हैं, यदि उनको अपनाते हैं तो हमारा भंडारण जो है वो सुरक्षित रहेगा।
इसके अलावा और क्या क्या कर सकते, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ मिट्टी के मंडूले नहीं हैं, कोठियाँ नहीं हैं, उनको बोरियों में करना। आपने एक बात बताई कि बोरियाँ प्लास्टिक की लेना चाहिए। हाँ, प्लास्टिक तो उनको उपचारित करना क्या जरूरी है? पहले बोरियों में रखने से पहले बोरियों को उपचारित करना जरूरी है? नहीं, नीम की पत्ती वगैरह रख सकते हैं। नीम की पत्ती रख हाँ, नीम की पत्ती रख सकते हैं। और मैं ये रासायनिक दवाइयों के बिल्कुल खिलाफ में है। खिलाफ में हूँ, बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई रासायनिक दवाइयों का उपयोग हो। अच्छा, यदि जैसे हम भंडारण मान लो उचित ढंग से हमारा नहीं हो पाता है, तो क्या क्या नुकसान हमारे किसान भाई को उठाना पड़ता है? नहीं, उसके बाद तो वो बाजार कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, वो गेहूं खाने लायक नहीं बचेगा। हाँ। और वो यानी उस घर की आर्थिक व्यवस्था पूरी तहस नहस हो जाती है। हाँ। गेहूं, अगर गेहूं घर में है तो ही अपना त्योहार सही मना सकता है। हाँ। और वो ही बाजार में ले जाके बेच करके और अपने जीवन यापन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो ये तो हुई कि हम जो भंडारण है उसका भी कैसे किन किन तरीकों को अपनाएं और सुरक्षित भंडारण करें। नावंगी जी, अब इसके बाद आप जैसे अब भाई देखिए नौतपा लग गया है ना? हाँ। और मानसून भी आ ही जाएगा। हाँ। तो हम कैसे अपने खेत को तैयार करके रखें कि आने वाली फसल के लिए हमें बिल्कुल तैयार खेत मिले? जी, सर्वप्रथम क्या होता है, पहले तो खेत बनाना पड़ता है। वो खेत देसी, हमारे घरों में तो ज्यादातर देसी हल से जुताई होती है। तो उसमें क्या होता है, पहले हम गेहूं काटने के बाद में बखर चलाते हैं 2 बार। तो उससे वो जो गेहूं के डंठल है वो पूर्णतः ऐसे मुड़ जाते हैं और वो खेत में सुरक्षित पड़े रहते हैं। हाँ। तो जिससे नमी बरोबर बनी रहती है। हाँ, मतलब एकदम से ऐसा नहीं होता कि सूखा तो नहीं, फसल कैसे सूखा नहीं। उसमें क्या होता है, वो डंठल जब तक गेहूं के है खेत में, हाँ। तो दरारें कम फटती है उससे। नमी रहती है। हाँ, नमी रहती। अगर अधिक और वैसा ना किया जाए हाँ। तो क्या है, दरारें अधिक फटती है। जैसा बरसात का पानी आता है वो सीधा वो दरारों के माध्यम से नीचे चला जाता है। हाँ। और अपन जैसी फसल बोते हैं हाँ। तो वो फसल एकदम से सूखने लगती है, क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं गिरता। हाँ। तो फटने नीचे उसका जो नमी फसलों को चाहिए वो नीचे चली जाती है। उसकी नमी रहती है वो एकदम से नीचे चली जाती है। नीचे चली जाती है तो ये एकदम नाजुक पौधा होता है, किसी सोयाबीन का, मक्के का, तो वो एकदम से कुमला जाता है। अगर 1 दिन 2 दिन बरसात नहीं आए, फिर बोलते कि हमारी फसल बिगड़ गई। फसल बिगड़ गई या अंकुरण क्षमता उसकी अच्छी नहीं है, या तो कंपनी वालों ने बीज खराब दे दिया। हाँ। यानी तरह तरह के ये, या तो फिर ये भी होता है कि नहीं तो दूसरी बार फसल बोना पड़ता है। अच्छा, इससे अच्छा है कि हम वो मतलब जैसा आपने कहा कि देसी हल से जुताई करें, बखर चलाएं। तो जैसे ये हमारी जो परंपरा है, पुरातन परंपरा है, ये हल से जोतना, बखर चलाना। लेकिन अभी ये जो आधुनिक कृषि यंत्र आ गए हैं, ये यदि हम उत्पादन के दृष्टिकोण से, समय के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा समय और श्रम दोनों बचते हैं। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से और जमीन की क्षमता की दृष्टि से देखें तो ये बेहतर है, मानते हैं? देखो, समय बचाना अधिक बड़ी जोत वालों के लिए समय बचाना भी आवश्यक है। पहले क्या होता था, श्रम यानी श्रमिक मिल जाते थे काम करने वाले। आज श्रमिक नहीं मिलते। आज श्रमिक किधर जा रहे हैं? कंपनी की ओर। आज खेती की ओर श्रमिक नहीं जा रहे। कंपनी, उनको मालूम है कि कंपनी में जाएंगे, अपन बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, ये करेंगे, तो वो उधर निकल जाते हैं। अब खेत के ऊपर, खेत में जाएंगे, धूप लगेगी, अपने को लू लगेगी, तो खेती से श्रमिक हटते जा रहा है, कंपनियों की ओर भागते जा रहा है या शहरों की ओर पलायन कर रहा। गांव में अब मजदूरों की नहीं रहा, रहना बिल्कुल नहीं हो गया है कि सीधा शहर में जाके रहो। तो इससे क्या हुआ कि खेतिहर मजदूर खत्म हो गया। तो अब इसमें क्या होता, आधुनिक ट्रैक्टरों पे ही किसान आ गया। तो किसान आ गया है तो आधुनिक ट्रैक्टरों में क्या होता है, आधी खेती जो ट्रैक्टर के पंजे होते हैं उसमें आधी खेती पलटती है और आधी खेती छूटती है। ये बोलो कि अगर तुम 1 एकड़ खेती जोती है उसमें, तो उसमें से 50% खेती बनेगी और 50% खेती छूट जाएगी। तो उससे पूर्णतः मट्टी नहीं पलटती है। इसके लिए 2-3 ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं, एक बार कल्टीवेटर किया, फिर रोटावेटर किया, रोटावेटर के बाद फिर बुआई, वो ऐसे 3-4 राउंड के खेत में जाता है तो लागत बढ़ जाती है। इसलिए किसान को उसमें कुछ बच नहीं पाता है। अच्छा, तो इससे बेहतर है कि हम भले ट्रैक्टर चला लें लेकिन एक बार बखरानी जरूर हम खेत की करें, है ना? हाँ। तो ये फायदा होगा। अब फिर आगे फिर कैसे तैयारी करेंगे? जैसे खेत तैयार कर लिए, खेत तैयार के बाद में आता है बीज का चुनाव। हाँ। तो अच्छा
अच्छी क्वालिटी का बीज, तो बीज अपने को अच्छी अंकुरण क्षमता वाला देखना पड़ता है। या तो फिर अपने घर में अच्छा साफ सुथरा करके रखना, उसको ग्रीडिंग करना, उसको बिल्कुल, और उसका जर्मिनेशन तो चेक करके ही बोना चाहिए, अन्यथा नहीं बोना चाहिए किसान ने। अगर 80%, 90%, 95% अगर जर्मिनेशन है तो ही किसान उससे बोनी करे, अन्यथा बिल्कुल न करे। या फिर अच्छे जो प्रमाणित बीज हैं बाजार में मिलते हैं वो खरीद ले। हाँ देखो, उसका भी जर्मिनेशन देख के ही, अगर बाजार से खरीदा, अगर मान लो कि वो किसी दुकानदार ने तुमको पुराना दे दिया, तो उसका भी जर्मिनेशन देख के ही बोए किसान। ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम बीज लाएं तो उसकी अंकुरण क्षमता पहले हम उसकी परख। क्या होता है, 100 दाने अगर बिन लिया, टाट की बोरे में डाल दिया, उसको 2-3 दिन पानी दिया, तो उसमें अंकुरण क्षमता निकल जाती है। तो उसमें जर्मिनेशन समझ में आ जाता है कि ये कितने % जर्मिनेशन होगा इसका। अन्यथा बीज भी गया, समय भी गया, और अपनी खेती भी गई, और 1 साल बर्बाद हुआ। अब प्लस मानसिक संतुलन फिर किसान का वहाँ से बिगड़ जाता है कि खेती करना बेकार है, ये खेत में नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें, है ना। अब जैसे नावंगी जी, हमने बीज की अंकुरण क्षमता देख ली, अच्छे बीज ले लिए, लेकिन देखिए प्रकृति पे हमारा आपका कोई बस नहीं है। मान लीजिए मानसून लेट होता है, तो उस समय जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का साधन है वो तो सिंचाई कर देंगे, लेकिन जैसे अभी अपन बात करते हैं कि छोटी जोत वाले परेशान, वो क्या कर सकते हैं? नहीं, उसमें ऐसा है, बिल्कुल घबराए नहीं। क्या होता है, कभी कम दिनों की अवधि रहती, कम दिनों वाली फसल रहती है, उसको बो के भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 120 दिन वाली ही फसल लगाए, 90 दिन वाली भी है, 70-75 दिन वाली है, तो अपनी जीन्स जो है तो उसको कम दिन वाली उपयोग, जैसे 1 महीना बरसात लेट होती है, तो अपन सीधे 1 महीना कम वाली फसल बोएंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अपने को भाई यह शुरुआत बोनी होती है, जैसे 15 जून से 25 जून तक होती है, तो अधिक पूरे 120 दिन वाली फसल बो सकते हैं, और नहीं तो फिर 90, 70, 80 दिन वाली फसल बोएंगे, तो वो कवर करने के लिए रहता है। और फिर जैसे मान लीजिए बारिश नहीं होती है, या ये भी हो सकता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या कोई रोग व्याधि हो सकती है क्या फिर? नहीं, उसमें कोई वायरस नहीं आता है, क्योंकि वही फसलों का इन्हें सब अपने वैज्ञानिकों ने भी सभी इसने उनने पहले ही तय कर दिया जाता है कि धान अगर लगाई है तो वो बरसात में कोई दिक्कत नहीं आती है, बरसात के लिए बना है, इसीलिए बरसात के समय बोया जाता है। ज्वार बरसात की है तो यही बरसात में बोई, ज्वार की फसल अगर गर्मी में तो लगाएंगे नहीं कोई। तो ऐसा ये है कि सोयाबीन, मक्का, तो इन फसलों का बरसात की फसलें हैं, इसीलिए इनको बरसात में बोने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, तो ये बात का भी हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि यदि बारिश नहीं होती है या बहुत ज्यादा होती है तो भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद समस्या आती है कि खाद और उर्वरक देने की। तो जैसा भी आप कह रहे थे कि भाई परंपरागत खेती करना चाहिए, तो परंपरागत खेती में आप जैविक उपयोग करते हैं कि फिर रासायनिक? जैसा आप कहे कि भाई मैं रासायनिक बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तो जैविक खाद का उपयोग करना। जैविक खाद का उपयोग करते हैं। हमारे पास केचुआ खाद भी है, तो हम केचुआ खाद मिलाकर देसी यंत्रों से बिल्कुल बो देते हैं। या तो फिर अगर मान लो कि हम कभी लेट हो जाते हैं, ट्रैक्टर लगाना ही पड़ा, तो फिर क्या होता है कि हम जैविक खाद, केचुआ खाद जो है हमारे पास में, उसको पहले छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद में डायरेक्ट बोनी कर देते हैं ट्रैक्टर से। तो उसमें हमको रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहले हम केचुआ खाद डाल देते हैं। अच्छा, तो केचुआ खाद क्या आप घर में तैयार करते हैं? जी हाँ, हमारे पास लगभग 50 गौवंश है, और हमने हमारे वहाँ पे केचुआ छोड़ दिए हैं, और वो बिल्कुल बढ़िया खाते हैं। चाय पत्ती जैसे चाय बना देते हैं, चाय पत्ती के जैसे खाद बना देते हैं, तो वो बहुत खाद अच्छा होता है, और जिसकी उर्वरक शक्ति भी अच्छी होती है। और जिसको केचुए ने खा लिया एक बार, तो उसके बाद में उसमें कोई फफूंद नहीं रहती, कोई फंगस नहीं रहती है, उससे कोई कीड़ा उत्पन्न नहीं होता है। कोई यहाँ भी बचत होती है, यहाँ भी बचत होती है। तो उसमें जब कीड़ा उत्पन्न नहीं होता तो अपने को बीमारी नहीं लगेगी। फफूंद अगर नहीं है तो अपने को पदगलन वाला रोग नहीं रहेगा अपने खेत में।
तो इन समस्याओं से काफी। तो लगभग कितने दिनों में केचुआ खाद तैयार हो जाती है? जैसे मान लीजिए अभी आपको खरीफ की फसलों में उपयोग करना है, तो कब से आपने तैयारी कर दी है केचुआ देखो खाद बनाने की? केचुआ ऐसा है कि तुरंत डालो, खाद डालो, हाँ, और तुरंत उस पे पानी डाल दो, और केचुआ अगर तुम्हारे पास वहाँ तुरंत छोड़ दो। मौजूद है, हाँ, तो वो ज्यादा तुमको 24 घंटे के अंदर खाद वो तैयार कर तुमने देंगे। गोबर डाला है, हाँ, हाँ। उसको 24 घंटे में खा जाएगा अगर केचुआ बिल्कुल एक्टिव है वहाँ। तो हाँ, केचुए को होना अंधेला, और दूसरी बात केचुए को होना नमी, हाँ, हाँ, यानी छाए होना, नमी होना, हाँ। और वो क्या है, छुपा रुस्तम है, हाँ। जितना अंधेला रहेगा उतना ज्यादा खाएगा। हाँ, हाँ, उसको डर है कि अगर मैं बाहर निकलूंगा हाँ, तो मेरे को कोई बगुला खा जाएगा, हाँ, 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 या तो कोई चींटी खा जाएगी, हाँ, हाँ। या कुछ भी खा जाएगा, और वो उसके भार के 10 गुना खाता है गोबर। और ये उतना ही केचुए खाद हमको मिल जाता है ना। बहुत अच्छी बात आपकी एक लगी थी नावंगे जी, कि आपने कहा कि भाई मेरे पास पशु भी है ना। तो लेकिन आजकल आप देखिए कि यदि खेती है तो पशु नहीं है, पशु है तो खेती नहीं है, तो खेती और पशु ये एक दूसरे के कितने पूरक हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के बिना, अगर खेत है हाँ, तो आपको पशु रखना ही पड़ेगा, और हाँ। पशु नहीं है हाँ। तो वो तुम्हारा खेत जो है वो निर्जीव है, हाँ। यानी उसमें कोई जीवन नहीं है। हाँ, उसमें जीवन नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, हाँ। क्योंकि जो खेतों में उर्वरक शक्ति मिलती है, हाँ, हाँ। जो गोबर खाद से मिलती है, और पशु के जो गौमूत्र है, हाँ, हाँ, गौमूत्र में ही तो नाइट्रोजन रखी हुई है। हाँ। तो हमारे खेतों में क्या होता है, हाँ। जैसे गेहूं कटा, हाँ। उसके बाद में हमारे खेतों में उनको छोड़ दिया जाता है, वो बढ़िया गौमूत्र भी कर देते हैं और गोबर भी कर देते हैं। और तो जैसे ही बरसात आती है, हाँ। तो वहाँ से सब जीव एक्टिव हो जाते हैं हमारे खेत में। मतलब बहुत जरूरी है कि खेती यदि है हाँ। तो आपके पास पशुधन भी होना जरूरी है। दावंगी जी, हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर पे है। मैं चाहूंगी कि चलते चलते सलाह के रूप में आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, खासकर उन किसान भाइयों से जो खेती से पलायन कर रहे हैं? हाँ, उनसे एक सलाह जरूर देंगे हम्म, कि अपनी खेती के साथ में पशुपालन भी करें, हम्म, और पशुपालन अच्छा करें, अच्छा। और अधिक से अधिक पशु रखें, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा जैविक हाँ। करें, हाँ। और ज्यादा से ज्यादा अपने कीटनाशक हाँ। और रासायनिक खाद इनसे दूर हो इनसे जाए। थोड़ी सी दूरी बना के रखें। हाँ। क्योंकि मैंने ये देखा है हाँ, कि ज्यादा रासायनिक खेती करने वाले के खेत और रासायनिक खेती करने वालों का जो खेती के प्रति लगाव, हाँ। वो 5 साल तक होता है। 5 साल के बाद वो खुद ब खुद खेती से हट जाता है। हाँ। तो मेरा यही सलाह है कि जैविक खेती से और लंबे समय तक करते रहो। धन्यवाद नावंगी जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपने अनुभव हमारे साथ बांटे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम नए गांव के कृषक प्रयागराव नावंगे से की गई बातचीत। और अब कुछ बातें खेती किसानी की, इसके अंतर्गत बात करते हैं कि हरी खाद से हम अपनी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको कैसे सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि यदि हरी खाद की फसलों की बुवाई करते हैं यदि हम, तो हमारी जो खेत की मिट्टी है वो सुधर सकती है। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती खास करके भूमि में पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए, जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के लिए की जाती है। और इस तरह की फसल को फूल आने से पहले कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। और ये हरी खाद के उपयोग से जो मिट्टी है उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनकी क्रियाशीलता दोनों ही बढ़ जाती है। हरी खाद के लिए दलहनी फसलें जैसे सनई, ढेंचा, लोबिया, मूंग, उड़द, ज्वार, इन फसलों का उपयोग हमको करना होगा। इसके बाद जैसे क्योंकि इनकी जो उपज है, इनकी जो वृद्धि है वो बिल्कुल कम समय में हो जाती है, और फसलों में जो पत्तियां हैं वो बड़ी होती हैं, वजनदार होती है और बहुत सारी संख्या में होती हैं। इन फसलों की यदि हम सिंचाई की बात करें तो इसमें जल और उर्वरक दोनों की आवश्यकता भी बहुत ही कम होती है। इससे हमारी लागत कम लगती है और कार्बनिक पदार्थ भी हमारी जमीन को मिल जाता है। किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि दलहनी फसलों के जड़ों में नाइट्रोजन को वातावरण से मृदा में स्थिर करने वाले जीवाणु राइजोबियम में पाए जाते हैं। सनई, ढेंचा, ये फसल की बुआई के लिए बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
और मूंग और उड़द की जो बुआई है उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था यदि है तो मई के अंतिम सप्ताह में, यानी अब अभी 3-4 दिन है हमारे पास, हरी खाद की फसलों की बुआई आप कर सकते हैं, या फिर मानसून आने पर खेत में हरी खाद की फसलों की बुआई आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि 30 से 35 दिन फूल आने से पहले खेत में पाटर लगाकर या कल्टीवेटर लगाकर हरी खाद की फसल को खेत में मिला दें। और यहाँ खेत में मिलाते समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हरी खाद की फसल 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर ही पलटें। समय से पहले पलटने से पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे और देर से पलटने में रेशा अधिक होने से फसल को सड़ने और गलने में अधिक समय लगता है। यदि बारिश अधिक होती है या तापक्रम की दशा परिवर्तित होती है तो भी सड़ने और गलने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाती है। धान की खेती करने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें सनई ढेंचा की फसल को लगाकर खेत को पलटकर और मचाई कर धान की रोपाई हम आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, हरी खाद की दलहनी फसलों से 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और गैर दलहनी फसलें जो हैं उसमें से 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की बुआई के यदि हम डालते हैं तो हमको लाभ बहुत अधिक मिलता है। और अब एक नजर आज के बाजार भाव पर। कार्यालय कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार है। सोयाबीन न्यूनतम 5,900 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम 7,449 रुपए। चना 4,250 रुपए न्यूनतम, अधिकतम 5,801 रुपए। मक्का 1,701 रुपए न्यूनतम, अधिकतम 2,050 रुपए। गेहूं 2,201 रुपए न्यूनतम, अधिकतम 2,575 रुपए। सरसों का न्यूनतम भाव रहा 5,001 और अधिकतम भाव रहा 7,901 रुपए। मूंग का न्यूनतम भाव रहा 7,301 रुपए और अधिकतम भी रहा 7,301। मसूर का न्यूनतम भाव रहा 6,200 रुपए और अधिकतम भी रहा 6,200 रुपए। तुअर का न्यूनतम भाव रहा 5,976 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम 7,201 रुपए प्रति क्विंटल। और इसी के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। दीजिए अनुमति अपनी बहन सीमा मिश्रा को। राम राम, जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।